हमारा सत्र संस्कृति और संस्कृत और फिर युवाओं की उसमें भूमिका, ये कुछ लमसम सा ऐसा कुछ टॉपिक तय किया गया है और हमारे पास दो अलग हिस्से हैं इस बातचीत के। मेरे एकदम बाईं तरफ मनीष और गार्गी बैठे हुए हैं। इनका परिचय दिया गया कि ट्रैवलर हैं और दो घुमक्कड़ नाम से इनका चैनल है यूट्यूब और इंस्टा पे, और काफी बड़े सेलिब्रिटीज द्वारा उन्हें फॉलो किया जाता है इस वजह से कि इनकी फोटोग्राफीज बेसिकली हेरिटेज बिल्डिंग को लेके ही होती है, अधिकतर लैंडस्केप की भी होती है। तो पूरा भारत भ्रमण करते रहते हैं दोनों, लेकिन इसके इतर इनका एक पेशेवर परिचय और भी है। मनीष एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं देहरादून एयरपोर्ट के, तो जहाज इनके परमिशन से उड़ते उतरते हैं। तो लेकिन इस पूरे प्रोसेस में शौक को नहीं मारा उन्होंने, तो दोनों में बड़ा अच्छा सामंजस्य बिठाया है। गार्गी एयरटेल में है और वहां के प्रोजेक्ट्स की मैनेजर हैं और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स की, और दोनों मिलकर लगातार समय चुराते हैं और देश की विरासत को सहेजते हैं चित्रों के माध्यम से। लेकिन जो बड़ी शख्सियत हमारे बगल में है, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं लेकिन अग्रज हैं हम सबके, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो है ही। एक छोटी सी करेक्शन ये थी कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा गोपालगंज और फिर बीएचयू से हुई है, लेकिन बुंदेलखंड की मिट्टी वो मिट्टी है जहां 9 साल सर्विस करने के बाद इसी विश्वविद्यालय से दिल्ली विश्वविद्यालय में आप गए। तो ये क्रेडिट है कि आपका उतना ही अधिकार है यहाँ पे। मैं बातचीत सबसे पहले रंजन त्रिपाठी सर से शुरू करूंगा। रंजन सर, संस्कृति और संस्कृत पे बात होनी है, युवाओं की उसमें भूमिका पे बात होनी है। हम लोग जब संस्कृति की व्याख्या करने चलते हैं तो बार बार एक लाइन बार बार दिमाग में आके बैठती है कि इस पर इतिहास और परंपरा की इतनी परतें हैं कि उसे एक पद के भीतर व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। और फिर उसमें तमाम माध्यमों के जिस तरह से आक्रमण हैं, जिस तरीके के विचलन है इस समय संचार माध्यमों के, उसमें युवाओं की जो भूमिका है संस्कृति सहेजने में, वो कैसे देखते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, वो मुझे लग रहा था कि आपसे पूछना चाहिए। संस्कृत का हिस्सा जो है, क्योंकि आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं, संस्कृत का एक हिस्सा स्वामी विवेकानंद से भी तो जुड़ता है। तो ये मैं चाहता हूं कि इन तीनों एस्पेक्ट से आप बात करें, क्योंकि बिना विवेकानंद के युवाओं की भूमिका को हम कैसे देखें। फिर आप प्लीज। सबसे पहले मैं इस भूमि को, इस मिट्टी को, इस प्रांगण को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया और मुझे तराशने में बड़ी भूमिका का निर्वहन। मंच पर बैठे सम्मानित साथी, जिनके विषय में बताया गया, हमारे समक्ष यहाँ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंता बैठे हुए हैं, हमारे साथी प्रवीण जी बैठे हुए हैं, अन्य बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, और युवा पीढ़ी के जो यहाँ नौजवान साथी हैं। संचालन के क्रम में मैं जो डॉक्टर मुन्ना पांडे जी ने दो प्रश्न किए हैं, मैं उस पर आऊँ। उससे पहले संचालन के क्रम में हमारे एक साथी ने संस्कृत के बारे में बोलते हुए कहा कि प्राचीन से अब न्यून होती जा रही। सभी युवाओं को ये बताते हुए मैं बड़ा गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि भारत में 17 संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं और लाखों से अधिक छात्र उसमें अध्ययन करते हैं, जो केवल ऐसा नहीं है कि केवल वो एक पद्धति को और एक परंपरा को ही संजो के रखते हैं, अपितु उन वैज्ञानिक प्रमाणों में, वैज्ञानिक खोजों में, और जितने भी सांस्कृतिक विरासत हैं और जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनकी परंपरा की रक्षा तो करते ही हैं, उन धरोहरों की रक्षा तो करते ही हैं, आज के नवीन पद्धतियों से मिल करके इस भारत के, इस राष्ट्र के गुण गरिमा का वो विकास करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह। पांडे जी ने 2 प्रश्न हमसे किए थे, एक तो संस्कृति के बारे में, दूसरा युवाओं की भूमिका और विवेकानंद उसमें कहाँ खड़े और कहाँ खरे उतरते हैं। मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं संस्कृत और संस्कृति उसी उदाहरण से आएगा। बहुत प्राचीन में नहीं जाऊंगा, रामायण में जाऊंगा, क्योंकि सबके मानस पटल पर, सबके हृदय में रामायण और राम बसते हैं। कोई वाल्मीकि को पढ़ता है और कोई रामचरितमानस को पढ़ता है। किसी न किसी दृष्टि से रामायण और राम सबके हृदय में, हर
के, हर भारतीय के जनमानस, हर जन के मानस में राम बसते हैं, उनकी परंपरा बसती है, उनके आदर्श और उनकी मर्यादाएं बसती हैं। दो संस्कृतियों का संगम है रामायण। एक है देव संस्कृति अथवा ऋषि संस्कृति, जिसके समर्थक अथवा जिसके अनुयायी दाशरथी राम हैं, और एक है रक्ष संस्कृति, जिसको हम राक्षस की संस्कृति कहते हैं, जिसका महानायक लंकाधिपति रावण है। दोनों संस्कृतियों में एक वैशिष्ट्य है। एक संस्कृति है संयम प्रधान और मर्यादा प्रधान, धर्म प्रधान, आदर्श प्रधान। दूसरी संस्कृति है असंयम प्रधान और भौतिक प्रधान। विजय को दिखाया गया है, और किस तरह से, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हुए हों अथवा तुलसीदास हुए हों, ये दोनों उन दोनों परंपराओं को लेकर के चलते हैं और उसका समाज में क्या प्रतिफलन है उसको दिखाते हैं। हर काल में, हर काल खंड में, क्षेत्र विशेष में, मनुष्य के मानस विशेष में, खंड विशेष में, परिस्थिति विशेष में कुछ परंपराएं उपजी जो उस क्षेत्र की संस्कृति या उस क्षेत्र का विरासत बना। युवाओं की भूमिका और स्वामी विवेकानंद को संस्कृत से कैसे जोड़ेंगे, ऐसा प्रश्न था पांडे जी का। मित्रों, अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित थे विवेकानंद जी। युवाओं के प्रतिनिधि तो थे ही, इस राष्ट्र के कैसे प्रतिनिधि हुए, मैं एक दो उनके एग्जाम्पल बताता हूं। कितने समय में इस बात को खत्म करनी है ये आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे विषय है कि उनके ऊपर आप बात करने जाइए तो कब समय निकल गया और हम कहां से कहां पहुंच गए। हमारी मानस की एक संवेदना और हमारी चेतना किस स्तर तक जाती है, ये अपने आप में विलक्षण है और अद्भुत है। 1893 की घटना से सब परिचित हैं। धर्मसभा के संबोधन के बाद से स्वामी विवेकानंद जब अपने राष्ट्र में लौटे, उसमें धर्मसभा में गए, कुछ विलंब हुआ, उसमें स्वामी विवेकानंद उस युवा की और एक संस्कृत के पारंपरिक एक योद्धा की किस तरह की भूमिका रही, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष कर रहा हूं। जो युवा पीढ़ी के नौजवान साथी सभा मंडप में बैठे हैं और अभी भी फोन में लगे हैं, कृपया अपना 5 मिनट मुझे दे दें, क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये दृष्टांत लेके आएगा। स्वामी विवेकानंद से अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारी रॉकफेलर, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, रॉकफेलर मिलने के लिए आए। स्वामी जी ने जो समय दिया था उससे थोड़ा वो पहले आ गए, अपना विजिटिंग कार्ड भेजा। स्वामी जी ने जो समय दिया था उसी समय पर मिलना उन्हें उचित समझा, और जब वो आए तो रॉकफेलर ने कहा कि आप मुझको नहीं जानते हैं, मैं यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरी इतनी कंपनीज हैं, मेरी इतनी फैक्ट्रीज हैं, मेरे इतने बैंक बैलेंस हैं। स्वामी जी ने कहा तो ये जितना भी आपने किया है अपने लिए किया है, अपने राष्ट्र के लिए क्या किया है? मैं उस राष्ट्र से आता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इस संवाद पर और इस वाक्य पर, मैं उस राष्ट्र से आता हूँ कि हमने कमाया कितना, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, हमारे पास संपत्ति कितनी है, हम कितने पूंजी के मालिक हैं, वो मैटर नहीं करता है। हमने कितना त्याग किया, हमने कितना समर्पण किया, हमने कितना लोगों के जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनके सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में, उनके मानसिक चेतना के विकास में। हम उस देश से आते हैं जहां पर ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं है, त्याग करने का मतलब है। और तेन त्यक्तेन भुंजीथाय उपनिषद के महावाक्य से वो इस बात को उठाते हैं। रॉकफेलर बड़ा प्रभावित हुआ और फिर जाकर के रॉकफेलर फाउंडेशन खोला, उसमें स्कॉलरशिप दी उसने, बहुत सारे दान त्याग वाली चीजों को दिखा करके पेपर मीडिया से अपना पत्र एकत्रित किया और फिर स्वामी जी के पास आया मिलने के लिए। और जब वो मिलने गया तो लगा कि भाई भारत का सन्यासी है, हो सकता है कि कुछ इसको चेक दे दें, दान दे, इस पर प्रभावित होकर के ज्यादा समय दें। तो उसने एक ब्लैंक चेक दिया स्वामी जी के पास। स्वामी जी देखते हुए कहे कि भाई आपकी दानत की औकात कितनी है, आप इसमें अपना अमाउंट भरिए।
उनने बड़ा अमाउंट भरा और देते हुए एक सेंटेंस बोला, नाउ यू थैंक मी। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रॉकफेलर उस चेक को देते हुए कहा कि नाउ यू थैंक मी। स्वामी जी ने चेक को बड़े सम्मान से लिया और कहा कि इट इज यू हु शुड थैंक मी दैट आई हैव गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी टू डोनेट। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है, ये मर्यादा है। युवा पीढ़ियों को संबोधित करते हुए मद्रास के जब छात्रों को संबोधित कर रहे थे, जिसको बाद में ट्रिपल एच फैक्टर कहा गया, वो 3 बात कहते हैं। मस्तिष्क, हृदय, जिसको हेड आप कहते हैं, बाद में जाकर के गांधी जी के समय में उसको ट्रिपल एच फैक्टर के नाम से जाना गया, लेकिन जो हमारा हेड है, मस्तिष्क है, हार्ट है और हैंड है, यानी मस्तिष्क, हृदय और हाथ, इन तीनों की बात करते हैं युवाओं को संबोधित करते हुए। एक पारंपरिक गुरुकुल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी जिसने जीवन में केवल संस्कृत पढ़ा और अपनी भारतीय संस्कृति को जिया, 3 बात करते हैं। कहते हैं कि क्या दुबले कुचले, भूखे और नंगे पीड़ित लोगों को देख करके, उनके बारे में सुन करके आपके हृदय में संवेदना जगती है? अगर आपके हृदय में संवेदना जगती है तो ये आपका पहला एच है, हार्ट, यानी आप फील करते हैं। डू यू फील फ्रॉम योर हार्ट? क्या आपने हृदय से उसको फील करते हैं? अगर आपने हृदय से उसको फील किया तो क्या आपने मस्तिष्क में योजना बनाई कि उस दुबले और कुचले भूखे व्यक्ति के उस कष्ट को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसकी योजना बनाई? अगर आपने योजना बनाई तो क्या आपके दोनों हाथ उठे? अगर आपका हृदय संवेदनशील है, किसी के कष्ट को समझता है, मस्तिष्क योजना बनाने में समर्थ है और हाथ आपके उसके सुरक्षा, उसकी पीड़ा दूर करने में उठते हैं, तब तीनों मिलाकर के हृदय का भारत, मस्तिष्क का भारत और हाथ का भारत, भारत भारत भारत, जब 3 बार भारत होता है तब हम इस भारत की बात करते हैं। हम उस भारत के वासी हैं। ये युवाओं के लिए है। मुल्तान में पहली बार हिंदी में उन्होंने व्याख्यान दिया स्वामी विवेकानंद ने, और 3 लोग गए, अकाली के समर्थक, मुल्तान के समर्थक। मुन्ना जी ने एक विषय ऐसा छेड़ दिया कि मैं इस पर दिन भर बोलूं तो लगेगा कि मैंने कम ही बोला। मुल्तान में 3 लोग गए, अकाली, सनातनी और आर्य समाजी। तीनों ने कहा हम आपको लाहौर बुलाना चाहते हैं, आइए और अब 3 दिन तक तीनों मंच पर व्याख्यान दीजिए, आपको अद्वैत वेदांत विषय देंगे। स्वामी जी ने कहा कि तीनों एक मंच पर एक कार्यक्रम करो, फिर मैं आऊंगा और 3 दिन तक बोलूंगा। युवा प्रभावित कैसे होते हैं ये आप सुनिएगा। जब वो लाहौर अपना व्याख्यान दे रहे थे, आज ये माइक है, हम अपनी बात कह रहे हैं और पीछे बैठे हुए व्यक्ति के पास तक मेरी बात जा रही है। यहां से अपनी वो बात कह रहे थे और वेदांत की बात कर रहे थे, पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति जो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा स्कॉलर था, जिसका नाम था तीर्थराम। तीर्थराम को इनकी बातें सुनाई दे रही थी, हृदय परिवर्तित हो रहा था। पीछे से आगे आते आते 100 कदम चलते चलते कब तीर्थराम नामक का एक मैथमेटिशियन राम तीर्थ हो गया पता नहीं चला। तब जाकर के वो लिखता है कि मैं भारत हूं, जो सोचता हूं वो भारत सोचता है, चलता हूं तो भारत चलता है। इस तरह के व्यक्ति तो इस राष्ट्र में निर्मित हुए हैं। एक एग्जाम्पल और छोटा सा, मेरी लुईस बर्थ ने स्वामी विवेकानंद पर बहुत काम किया है और वो उन कामों को लेकर के वो चली है जो 1893 के उस धर्म सभा में जितने लोग थे उनसे व्यक्तिगत मिली, और जो नहीं रहे जीवित उनसे नहीं मिल पाई तो उनकी परंपराओं को देखा। उनके वेस्ट जर्नी पर उन्होंने, पश्चिम की यात्रा पर उन्होंने किताबें लिखी हैं और उसको हमें लगता है कि सभी युवा पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए। एक एसेंशियल विवेकानंद एक बड़ी अच्छी पुस्तक है जिसको आदरणीय मुकुल कानितकर जी ने लिखा है, आप जरूर उसको पढ़िए, एसेंशियल विवेकानंद को। आपको लगेगा कि एक संस्कृत, संस्कृति और युवा, ये 3 इस राष्ट्र के अहम धुरी हैं। किस तरह से वो एक संस्कृताश्रया संस्कृति हम कहते हैं। संस्कृत से आश्रित संस्कृति इसलिए है क्योंकि संस्कृत का मतलब ही होता है डिसिप्लिन्ड, संस्कारित। और जब आप संस्कारी होते हैं तब आप मर्यादित होते हैं, आप धर्मात्मा होते हैं,
आपको कहाँ कब व्यवहार किस तरह का करना चाहिए, कहाँ किस तरह बोलना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस तरह के किससे व्यवहार करना चाहिए, ये व्यवहारिक ज्ञान, ये धार्मिक ज्ञान, ये मर्यादा का ज्ञान, ये संस्कृति का ज्ञान, ये परंपरा का ज्ञान, ये सब हमें संस्कृत से मिलता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इसके बाद भी अगर कुछ और भी प्रश्न है मुन्ना जी तो आप हमसे नहीं, पूछ सकते हैं। तो, मैं सादर आपके लिए उपस्थित हूँ। धन्यवाद। नहीं, चूंकि विषय संस्कृत और संस्कृति से था और आप संस्कृत का आधिकारिक विद्वान हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ही पहले छेड़ा जाए और आपने बहुत अच्छे से इस विषय को उठाया भी है और समझाया भी है हमें। एक चीज और जो संस्कृत और संस्कृति के यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, लंकाधिपति रावण, मैं बता रहा हूं संस्कृत कैसे संस्कृति को पोषित करती है, खास करके बहनें सुनेंगी। लंका का अधिपति रावण था जो यक्ष गंधर्व किन्नर दैत्य दानव नाग सबको जीत लिया था। वो भगवती सीता के यहाँ जाकर के अपना प्रस्ताव रखता है विवाह का कि एक वनवासी के साथ आप क्यों अपना जीवन बिताना चाहती हैं, आपके लिए राजमहल सोने का महल खुला हुआ है, आप आइए, उसमें आपका सादर आमंत्रण है। मैं बार बार कहता हूं कि तृण में कोई सामर्थ्य नहीं था, जल में सामर्थ्य जब भगवान के चरण में जाता है वो जल तो चरणामृत हो जाता है। एक बना हुआ भोजन जब ईश्वर के शरण में जाता है तो प्रसाद बन जाता है। वो तृण जब भगवती सीता का आश्रय पाया तो अमोघ अस्त्र बन गया। ये सीता का प्रताप था, भगवती सीता का प्रताप था। उनने कहा कि अन्योन्या राघवेण हम भास्करेण यथा प्रभा, तुम उसको आए हो प्रस्ताव देने के लिए, मैं राघव से उसी तरह दूर नहीं हूं जिस तरह सूर्य से उनकी प्रभा दूर नहीं है। ये भारत की संस्कृति है और ये भारत की मर्यादा है कि इस भारत की देवी एक इतना बड़ा अधिपति आकर के प्रस्ताव रख रहा है और ऐसे ठुकराती है और ये कहती है कि तुम सूर्य की रोशनी को छलनी में पैक करने आए हो, बांधने आए हो, तुम अंजलि लेकर के आए हो महोदधि के जल को भरने के लिए। ये इस देश की संस्कृति है। काशी से मैं आता हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा। एक मणिकर्णिका काशी से निकल करके जब झांसी में आती है तो वीरांगना हो जाती है। मैंने पहली अपनी जीविका हायर एजुकेशन कमीशन से सेलेक्ट होकर के बुंदेलखंड महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। उस समय लेक्चरर हुआ करता था जो डेजिग्नेशन है, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में झांसी में बुंदेलखंड महाविद्यालय में मैं ज्वाइन किया और लगभग 8.5 वर्षों तक मैं इसी झांसी में रहा। इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कण-कण से मैं परिचित हूँ, महाविद्यालय से परिचित हूँ, यहाँ की परंपरा से परिचित हूँ। एक काशी से निकला हुआ बंदा आज आपके सामने है, तो काशी ने झांसी ने मुझे जीवन, इन दोनों ने मुझे जीवन दिया है। दिल्ली मैं बीएचयू में भी पढ़ाया, यहाँ से बीएचयू गया, बीएचयू से फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में गया, तो ये मेरी यात्रा रही। तो संस्कृत ने हमें जो दिया है, आज संस्कृत के बदौलत ही खड़ा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि जिस देश में जन्म लिया हूँ, जहाँ पर इस तरह के ऋषि परंपरा और इस तरह के आदर्श और इतने वीर भोग्या ये वसुंधरा रही है, ऋषि भोग्या वसुंधरा रही है, संस्कृति भोग्या वसुंधरा रही है, तो इतना कर्तव्य पथ पर चलने की मुझे सामर्थ्य जरूर देना। और इसमें झांसी का और काशी का बड़ा योगदान है, अहम भूमिका है और आप सभी हमारे लिए बड़ी प्रणम्य है। ये भूमि मेरे लिए प्रणम्य है। बहुत अच्छी बात। दरअसल काशी और झांसी का जो मिला जुला सींचा हुआ पेड़ है अब हमारे यहाँ जाके फल दे रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप दोनों को, झांसी को भी और काशी को भी प्रणाम करते हैं हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अब हमारे यहाँ वो फल आ रहा है। बहरहाल मनीष और गार्गी दोनों ही अलग किस्म के पेशे में हैं और इनसे हम दूसरे तरीके के सवाल लेंगे, क्योंकि गार्गी एक मल्टीनेशनल में कार्यरत हैं और मनीष उड्डयन मंत्रालय से संबद्ध हैं और दोनों ही एक किस्म से, मतलब अगर मैं लिटरेचर के अध्येता के तौर पे देखूं, एक छात्र के तौर पे देखूं, तो बड़े रूखे विषय लगते हैं। कि मनीष को मैंने देखा है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरे जहाज़ों को उड़ाते और उतारते समय जितनी भीड़ होती है और जिस तरीके से दिमाग की पूरी उर्वर शक्ति को खा जाता है वो ऑफिस, और गार्गी जिस तरह से अपनी कंपनी में है एयरटेल में, वहाँ टेक्निकल ही देखती हैं।
आप दोनों ने क्या प्लान किया था ऐसे कि मुझे भारत के हेरिटेज को सहेजना है फोटोग्राफी के तहत, और उसको लेके एक और सूचना दे दूं कि ये दोनों युवा जो हैं ये ट्रेवल करते हैं और देश के बड़े बड़े म्यूजियम्स में, सरकारी म्यूजियमों में जो आप मॉन्यूमेंट्स के जो पिक्चर्स देखते हैं, कभी ध्यान से देखिएगा, अधिकतर पिक्चर इन दोनों क्लिक किए हुए हैं। तो पेशा दूसरे किस्म का है, लेकिन मैं पूरे तरीके से घूम के इस पे आता हूँ बात पे, जो मेरा अभीष्ट है कि आप दोनों अलग अलग फील्ड में थे। एकाएक क्या सूझ लगी कि मुझे इस सांस्कृतिक विरासत को, ऐतिहासिक विरासत को, चिन्हों को हमें समेटना है और एक जगह सहेज के फोटोग्राफी के तौर पर मुझे म्यूजियम्स को देना है या फिर वेबसाइट पे डालना है। एकाएक ये कहीं से तो आई होगी क्रिएटिव भूख कि कहीं कुछ है जो लगता था कि मिसिंग है और यही पॉइंट में काम कर सकता हूँ, क्योंकि घूमते हम सब हैं, मैं भी घूमता हूँ अपने तरीके से, आप भी घूमते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको सहेजा और फिर उसको एस्टैब्लिश भी किया सरकारी तौर पर भी। वो कहाँ से ये आइडिया आया आप लोगों को? धन्यवाद भैया। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी सम्मानजनक जो भी बड़े लोग हैं, सबको हमारा प्रणाम दोनों की तरफ से। और ये जो प्रश्न है, क्योंकि अभी का जो विषय है वो कहीं न कहीं युवाओं की भी स्थिति है। तो जब हम दोनों, क्योंकि हम लोग दोनों एक-दूसरे से बहुत लंबे परिचित हैं, लगभग 20 साल अब होने जा रहे हैं। जब हमने घूमना प्रारंभ किया ना, तो एक नॉर्मल जो जो कोई भी यंगस्टर घूमता है एंटरटेनमेंट के लिए किसी जगह को, बस जाके एक हॉलिडे पर्पस से घूमने के लिए ये घूमना शुरू हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम 1 जगह, 2 जगह, 4 जगह घूमना शुरू किए हम लोग, तो धीरे-धीरे ये महसूस हुआ कि जिस सांस्कृतिक विरासत की हम बात कर रहे हैं ना, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बिखरी पड़ी हैं, अलग-अलग रूपों में और अलग-अलग लेयर्स में। क्योंकि अगर आप हिंदी के जब हम मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज की बात करते हैं, तो आप जब स्थापत्य कला को देखेंगे, कला पेंटिंग्स को देखेंगे, मूर्ति कला को देखेंगे, तो आपको 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरीज़ की भी आपको आर्किटेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जब हम धीरे-धीरे उसको देखने लगे, तो हमें लगा कि हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। पहले हमने एक विज़िटर की तरह, एक नॉर्मल ट्रैवलर की तरह देखा, लेकिन जब आप घूमने लगे तो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देने लगे। ये रुचि बढ़ने लगी कि इस तरह के मूर्ति या स्थापत्य या पेंटिंग्स उस समय में क्यों आ रही थी, उस समय के सामाजिक परिदृश्य क्या रहे होंगे और किस तरह से इसको डेवलप किया गया होगा। तो धीरे-धीरे जब हम उसको जानने लगे, तो उसके प्रति लगाव बढ़ने लगा। पढ़ाई करने लगे उसके बारे में, तो और भी ज़्यादा चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे हेरिटेज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में ज़्यादातर नहीं पता है लोगों को, उनके बारे में भी हम लोगों ने ढूँढना शुरू किया और धीरे-धीरे ये लगाव बढ़ता चला गया। फिर इसको हमने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया, फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू, क्योंकि बात युवाओं की हो रही है। अभी 70% हम लोग कहते हैं कि हम भारत में युवा देश हैं हम लोग, और युवा सबसे ज़्यादा अभी के परिदृश्य में कनेक्ट करते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी और ट्रैवल एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, हाइप चीज़ है जिससे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो हमने धीरे-धीरे उसको फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स बनाए, छोटे-छोटे हमारे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हमने बनाए, कुछ हेरिटेज के ऊपर, कुछ कल्चरल इवेंट्स के ऊपर भी, और ये बढ़ता चला गया। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि युवा लोग अपने सांस्कृतिक विरासत से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट करने लगे। मनीष, मैं एक चीज पूछता हूँ, आप दोनों ट्रेवल कर रहे थे और बुंदेलखंड, क्योंकि इसका जो एक हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वहाँ मेरी भी जड़ें रही हैं और वहाँ मैं रहा हूँ और काफ़ी पिछड़ापन है इलाकों में। आप जब बुंदेलखंड की यात्रा कर रहे थे, बुंदेलखंड की कुछ फोटोग्राफी आपकी देखी मैंने, कमाल की है। देवगढ़ हो, चाहे ओरछा की तरफ आप चले जाएं उधर, चाहे और भी छोटे छोटे जो हिस्सों में, मैं जानना चाहता हूं कि वहाँ यूथ कैसे आपके इस तरीके के मिशन को देखता था, क्योंकि कई जगह तो आप लोगों ने ऐसी भी यात्राएं की हैं जहाँ रुकने की भी व्यवस्था ठीक नहीं थी और जहाँ लोकल सपोर्ट भी उस तरीके से नहीं था, लेकिन यहाँ के यूथ कैसे जुड़ रहे थे इन चीज़ों से कि कोई बाहर का आ रहा है और इस तरीके की पेंटिंग पे बात करना चाह रहा है, उसके कट्स पे बात करना चाह रहा है कि ऐसी मूर्ति कला इस समय यहाँ थी, आगे वाले आने वाले समय में ऐसी थी। क्योंकि एक तो देवगढ़ ही है जो जैन मंदिरों के कारण बहुत प्रसिद्ध है और मतलब पूरे आदर के साथ मैं कहता हूँ कि जब भी देवगढ़ पे आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के भी वेबसाइट पे, तो जैन मंदिरों के कारण ही जाना जाता है। लेकिन दशावतार टेम्पल है, उसमें बस एक 4 लाइन का पैरा लिखा हुआ है, जबकि उसकी भी विरासत बड़ी गहरी है। तो मैं इस तरीके के सीक्वेंसेस में देखना चाहता हूँ कि जो लोकल यूथ था वो आपसे कनेक्ट होता था या नहीं, या किसी तरीके की दिक्कत आई क्या आप लोगों को? जी भैया, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इस सेशन और बहुत एक वस्तुस्थिति की वाली प्रश्न है वो आपकी है, कि जब आप बुंदेलखंड एक ऐसा एरिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो,
जब आप भारत के स्थापत्य, भारत के सांस्कृतिक विरासत की चर्चा करना चाहेंगे तो आप मध्य भारत के ऐतिहासिक चीजों को देखेंगे और मध्य भारत के बिना भारत की चर्चा करना असंभव है। और मध्य भारत का जो, अगर आप मध्य भारत को देखना चाहेंगे तो उसमें आपको बुंदेलखंड, जो आज प्रेजेंट बुंदेलखंड या यूपी का हो या एमपी का हो, उसके क्षेत्रों को, उसके ऐतिहासिक विरासत को देखना ही पड़ेगा। उसके बिना आप नहीं देख सकते। चाहे आप बात करें दशावतार की बात कर रहे हैं, दशावतार इतना पुराना है, हम उससे पुरानी भी चीजें हमारे पास मुचकुंद गुफाएं हैं, यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मिले हैं देखिए। लेकिन दशावतार ओल्डेस्ट आप बोल सकते हैं कि टेम्पल में जिस नागर स्टाइल में जो टेम्पल है उसमें है वो। लेकिन अब दशावतार की बात कर रहे हैं, लेकिन आयरनी यहाँ ये है कि उसी के बगल में कोरैया बीर है, उसके बारे में चर्चा लोग नहीं करते हैं। तो ये जो पर्पस होता है हमारा घूमने का, जो आप गार्गी बता रही थी कि हम बुंदेलखंड जाना चाहते हैं, बुंदेलखंड में क्या देखना है, तो हमको देखना है खजुराहो। लेकिन खजुराहो से बहुत पुराना इतिहास रह चुका है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड खजुराहो से स्टार्ट नहीं है, उससे हजारों वर्ष पूर्व से है। जब कोई इतिहास इतना पुराना है, इतना सशक्त इतिहास है, तो उसकी छाप तो होंगी ही होंगी, आपको खोजना पड़ेगा। और आप भले आज के गूगल का जमाना है, लेकिन आज भी आप खोजेंगे तो द देवगढ़ को आप जानेंगे जैन टेम्पल या दशावतार के रूप में। लेकिन ललितपुर एकमात्र ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें आज के डेट में भी नहीं कुछ भी विरासतें बची हुई है, फिर भी आपको कम से कम 100 से 200 मंदिरें मिलेंगी। चांदपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, दुधई ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जहाजपुर है। तो आप जाएंगे, अगर जैसे दुधई की बात करें, रॉक नरसिम्हा, आपको रॉक का एक मूर्ति है जो आप जाएंगे और 40 फीट का मूर्ति, वैसा मूर्ति आपको कहीं मिलेगा नहीं। कोरैया बीर की जो बात कर रहे हैं हम, कोरैया बीर या नचना कुठार जो है आपको पन्ना में, ये एक इसका कंपैरिजन और दशावतार कंपैरिजन आप समझिए अजंता एलोरा की गुफाएं से होती हैं। उसके 3rd नंबर में, या ऐहोल जो अर्लीस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, जो जिसमें आप समरांग सूत्रधारम जो मिहिर भोज द्वारा लिखित, उसमें जो है कि परफोरेटेड खिड़की बनाने की, विंडो बनाने की, तो आपको मिलेंगे इंडिया में कुछ एक जगहों पे। उस पे एक नचना कुठार मिलेगा पार्वती मंदिर में, कोरैया बीर में मिल जाएगा, आपको ऐहोल में मिलेगा। लेकिन बनीस एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये तो डिटेलिंग है जी। और मैं भी काफी समय मतलब जैसे मैं कम से कम 5-7 लोगों से आज के आज मिलने की बात बता रहा हूँ, उसमें से सिर्फ एक आदमी मिला जो गढ़ कुंडार गया था, जबकि बहुत बड़ा किला मैं है। वही बता रहा हूँ ठीक कि है, जब मैं युवाओं के वही जी, मैं जानना वही- चाहता हूँ वही- अपनी विरासत की उसी- तरफ, उनका उसी अप्रोच पे मैं क्या आ है? रहा हूँ कि जब मैं ये 1 साल पहले मैं एकाएक देहरादून से निकला कि मुझे मध्य भारत घूमना है, क्योंकि गूगल पे कुछ चीजें मिलती नहीं है। आप चांदपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ टेम्पल्स है आपको पता नहीं है, रास्ते यहाँ आपको गूगल मैप नहीं दिखाएंगे। तो हम ग्वालियर आए, ग्वालियर आने के बाद ललितपुर आए, हम बात हुआ कि जहाँ जाना है यहाँ जाना है, और मानसून के जस्ट बाद आए थे। दशावतार के जो यूपी टूरिस्ट का जो रेस्ट हाउस है वहाँ पहुंचे, तो हम वहाँ के लोकल से पूछे कि हमको चांदपुर में, हमको मुझे मुझे ये पता था कि हमको बड़ी सुरंग और छोटी सुरंग एक मंदिर मैंने सुन रखा था गूगल बारे में, उसके बारे में थोड़ा पढ़, लेकिन कहाँ से जाते हैं क्योंकि रास्ता था नहीं, और हम 4 व्हीलर से थे और छोटी गाड़ी थी मेरी, टियागो थी, तो वो बोला कि इस गाड़ी से जा नहीं सकते हैं। लेकिन लोगों का ये था कि कोई बंदा देहरादून से आया हुआ है, उसको ये देखना है। हम बोले हमको दशावतार देखना नहीं है, हमको देवगढ़ का जैन टेम्पल नहीं देखना है, हमको देखना है दुधई का टेम्पल देखना है, मुझे जहाजपुर टेम्पल देखना है। तो वो 2-3 लोग थे जो मुझे लेके गए और 2 दिन तक मेरे साथ रहे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो मतलब हम लोग में भी जागरूकता लाना होगा कि हम कैसे उस चीजों को प्रमोट करें। और ऐसा नहीं, ज्ञान या जो संरक्षण की चीजें हैं वो है, युवाओं में है, युवाओं को पता है, लेकिन उसको कैसे प्रमोट करें, उसको कैसे प्रिजर्व करें, इसके लिए युवाओं की भागीदारी होनी जरूरी है। लेकिन सरकारी युवाओं का प्रयास भी जरूरी है सरकारी प्रयास जरूरी। जैसे आप नरसिम्हा का टेम्पल जाएंगे, मेरी गाड़ी वहां पे कम से कम 2 घंटा फंसी रही, क्योंकि छोटी गाड़ी थी, और हम सोचे कि जब रॉक कट के पास आ गए तो हम सोचे गाड़ी से चलते हैं, और वो गाड़ी फंस गई, और अकेले थे हम, और मेरे साथ 2 लड़का था। अब वो भाटे में फंसे हुए, गाड़ी निकालने में हमको 2 घंटे लग गए, लेकिन वो अद्भुत मूर्ति है। वो जो प्रयास था निकालने का 2 घंटा, या जो अब बताइए लोगों को, आज में से नरसिंहगढ़ कौन गया हुआ है? नरसिंहगढ़ बताया ना हाँ, आपने? नरसिंहगढ़ नहीं, वो दुधई ग्रुप का नरसिंहगढ़ रॉक टेम्पल नरसिंहगढ़ रॉक टेम्पल, आप में से कितने लोग हैं जो गए हुए 40 हैं? फीट का है। सर आप तो गए ही होंगे। मैं युवाओं से पूछ रहा हूँ, क्योंकि संस्कृति और युवाओं का नहीं, जैसे कोरैया बीर बता तो रहे, कोरैया बीर जो है, कोरैया बहुत बीर कम का लोग आपके पास है। ये सब जो दूर से एक आदमी देहरादून से चलता है ड्राइव करके, और उनकी पेंटिंग के लिए 2 घंटे मड में जाके लड़ता है कि मुझे दर्शन करना ही है, फोटो खींचनी है, तो हम लोगों को बुंदेलखंड के बताना बिना है। तो ये चीज है, बुंदेलखंड या मध्य भारत को अगर आपको देखना है, भारत को देखना है तो मध्य भारत को देखना पड़ेगा। मध्य भारत को देखना हुआ तो आप ग्वालियर से जो विदिशा तक का जो रास्ता है, इसको अगर आप देख लेंगे, अर्निका यहाँ एरन है, एरन में जाइए, आपको क्या क्या नहीं मिलेंगे। एरन में हाँ,
नीलकंठेश्वर है, मंडी मोड़। कितने लोग हैं जो एरन जान गए हुए हैं और कागज पेन लेके बैठिए, नोट कर लीजिए, आपके आसपास की जगह हैं, सुबह से शाम तक बीत जाती हैं, मतलब सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है आपकी, तो आपको तो कम से कम देखना चाहिए। हाँ, जी, तो यही मैं बता रहा था कि बुंदेलखंड का इतिहास काफी विरासत भरे पड़े हैं। बस इस पे रोकूंगा क्योंकि हम लोग का जो सेकंड अभी राउंड लेंगे, क्योंकि अगला सत्र है अनमोल का, तो अभी हम करेंगे इसको। आपसे जानना चाहता हूँ, आपका तो लंबा समय बीता है इधर, 9 वर्ष छोटा नहीं होता, ये अवधि बड़ी है, और आप भी यायावर किस्म के व्यक्ति हैं, ये मैं जानता हूँ। आप यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को कैसे देखते हैं? और आपका भी युवाओं से आपका ज्यादा पड़ा क्योंकि आप पढ़ाते थे यहाँ पे, और जैसे डीयू में पॉपुलर टीचर हैं, बतौर शिक्षक आप पॉपुलर हैं, बजाय प्रशासनिक अधिकारी के बतौर शिक्षक बहुत पॉपुलर हैं। तो मैं वो जानना चाहता हूँ, यहाँ भी पॉपुलर रहे होंगे कि अब भाई जो है गुण तो होता है, वो तो सुगंध तो फैलाएगा ही जाके ना आदमी, जो भी इत्र जिसके भीतर है, अंदर मन में चल रही है, तो वो बताइए आप। आपने इस बुंदेलखंड के बारे में पूछा, खास करके पीछे लोग जो बैठे हैं, 5 मिनट हम लोगों को भी दे दीजिए, आप ही के शहर में आए हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें भी। आपको एक चीज बताऊं, जब आप 16 गणराज्यों की बात करते हैं, उससे पहले भी जाते हैं, आप वैदिक काल में जाते हैं, वैदिक काल के बाद से पुराण काल में आते हैं, तो इस जगह को पहले चेदी गणराज्य के नाम से आप जानते हैं, जेज्वाक भुक्ति के नाम से जानते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जब ये चेदी साम्राज्य 3 भागों में जब विभक्त हुआ, तो एक भाग को दशारण हमने कहा, एक भाग को करुषपुरी कहा, और एक चेदी साम्राज्य रहा। करुषपुरी को आज के जो चिंतक हैं, साहित्य चिंतक, करवी को करुषपुरी कहते हैं, और दशारण की जो स्थिति है, आप मालवा को स्पर्श करते हुए दशारण की स्थिति बनती है। ये इसकी तो सांस्कृतिक विरासत हुई। बुंदेलखंड में मैं रहा 9 वर्ष, और यहां हमने जीवन की कला सीखी। बोलने का जो भी कुछ आज जो 2 शब्द मैं बोल पा रहा हूं, ये बुंदेलखंड की धरती की ही देन है। बुंदेलखंड महाविद्यालय में था, संस्कृत विभाग में था, यहाँ के लोगों से मुझे बड़ा स्नेह मिला, और बात करते करते यहाँ के युवाओं में इतना उत्साह था, बच्चों में इतना उत्साह था कि कुछ बच्चे, उज्जैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कालिदास समारोह होता है और बहुत बड़ा वहाँ पर डिबेट कंपटीशन होता है, जहाँ पर जब मैं आया तो देख रहा था कि संस्कृत में उत्साह कम है बच्चों का, लेकिन फिर भी इस बुंदेलखंड के और झांसी के ही 2 बच्चे कालिदास पर वाद विवाद प्रतियोगिता में जाकर के उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय जैसे एक वैश्विक मंच पर जाकर वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके संस्कृत में बुंदेलखंड और कालिदास के वैशिष्ट्य को बता देने में उन्होंने जो अपनी भूमिका दिखाई, है मुझे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। इतने सहृदय लोग हैं यहाँ पर कि आप झांसी में रह जाइए तो झांसी छोड़ने का मुझे दुख आज भी है, क्योंकि कैरियर का लोभ था। लेकिन यहाँ एक लोक कहावत भी है ना, झांसी गले की फांसी, वो क्या है? यही है, प्रेम है कि गले की फांसी मतलब यहाँ पर आत्मदाह या आत्महत्या के पक्ष में नहीं है। गले का फांस मतलब कि आपको प्यार से इतना बांध ले, जो गले का फांस जिसको सौंदर्य भी बढ़ाता है, फांस रूढ़ हो गया है, जो गले का हार है उसको भी वही हार है। वस्तुतः दतिया गले का हार जो कहते हैं, और झांसी गले की फांसी, ये छोड़ती नहीं है किसी को, बांध लेती है अपने स्नेह में, अपने प्रेम में, अपने परंपरा में, अपने रंग में रंग देती है। तो जब इसके रंग में आप रंग जाएंगे तो झांसी आपको छोड़ने नहीं देती है। और मैं निवेदन करता हूं यहाँ के सभी युवा पीढ़ी से कि एक बार झांसी के रंग में रंग जाओ, बुंदेलखंड के रंग में रंग जाओ। तो झांसी जो जीवंतता है यहाँ, जो स्नेह है, जो प्रेम है, संपूर्ण विश्व में नहीं मिलेगा। यहाँ जो वीरत्व है, जो क्षमता है, जो शौर्य है, जो साहस है, जो साहित्य है, अद्भुत है।
बार बार प्रणाम करिए, बार बार आपकी मन संवेदना और मस्तिष्क आपका इस मिट्टी का चुंबन करे, प्रणाम करे, ताकि ये मिट्टी का गौरव आपके मस्तिष्क पर लगे और आपका यौवन बरकरार रहे। एक यौवन का उदाहरण दे दूं युवा का कि कौन युवा है। युवा वो है जो भविष्योन्मुखी है, जो भविष्य की बात करता है। 80 वर्ष का व्यक्ति भी अगर भविष्योन्मुखी है, उसके पास कुछ योजनाएं हैं, वो कुछ करना चाहता है, तो 80 वर्ष का युवा है। हम 18 वर्ष के भी ऐसे बुजुर्ग को जानते हैं जो कहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा होता था। तो बस अंत में एक शेर कह दूं, आपकी इजाजत हो तो, जी जी कह लो। कि न हम रो के सीखे हैं न कुछ खो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं किसी का हो के सीखे हैं। बहुत बड़े। और हुए किसके हैं? इस झांसी के पवित्र मिट्टी के। तो इस पवित्र मिट्टी को चंदन मान के मस्तिष्क पर लगाइए, देखिए आप भी किसी के हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं छोटे छोटे 2 सवाल चाहूंगा कि बहुत छोटा आंसर कर दीजिए, क्योंकि अगला सत्र बहुत लेट हो चुका है। एक तो ये है कि जो फोटोग्राफी है, गार्गी आपसे पूछ रहा हूँ, फोटोग्राफी है वो सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में कैसे आपको सहायता कर रही है? दूसरी बात, आप दोनों से सवाल, दूसरा हिस्सा है कि सरकारी तंत्र इससे कैसे जुड़ा, क्योंकि आपको सरकारों ने, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, सबने आपको बड़ा वेलकम किया है ये। और चाहेंगे तो इसको खत्म करने के लिए अगला सवाल भी जोड़ ही देता हूँ जो लास्ट है। ये है कि दोनों ही नौकरी पेशा लोग हैं, आपके जानने का है इतनी छुट्टियां कैसे मैनेज करते हो यार? मतलब ये भी तो पता करना जरूरी है ना, कितने घूमते हो। एक हम लोग हैं छुट्टियां कहीं जा ही नहीं पाते। सबसे पहले तो फोटोग्राफी एक माध्यम है। आप जैसे कोई आप साहित्य से जुड़े हैं, किताब के थ्रू कोई लिखते हैं और उसके थ्रू किसी के पास पहुंचते हैं, सेम लाइक फोटोग्राफी एक मीडियम है। आज के सोशल मीडिया जमाना में एक और सशक्त माध्यम हो चुका है ये, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के मोबाइल पे पहुंच सकते हैं। और जो लोग देखते हैं ना, जनरली आप सुंदर चीजों को देखना पसंद करते हैं, अच्छी चीजों को देखना पसंद करते हैं। अगर खंडर को भी आप अच्छे से दिखाएंगे तो लोग वहां आएंगे। तो इसलिए मेरा पर्पस फोटोग्राफिक ये डॉक्यूमेंटेशन देश तो मैं देख चुका हूँ, इस देश के हिंदी पट्टी में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए 200 लोग खड़े हो जाते जी, हैं। तो वही है कि आप छोटे से चीज़ों को अगर आप अच्छे से फोटोग्राफिक माध्यम से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो लोगों पे एक जिज्ञासा जाती है, उसको देखें। और जब जिज्ञासा जा रही है देखने की, तो उसकी संरक्षित हो रही है। जानकारी लोग इकट्ठा कर रहे हैं, संरक्षित हो रही है। पहला प्रश्न तो आपका है कि कैसे ये, इसका वही है, प्रिजर्व, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, 3 हमारा लक्ष्य। दूसरा, सरकारी तंत्र कैसे होता है कि जब आप फ़ोटो डालते हैं तो कई बार, जब यूपी टूरिज़्म से मैंने पहला काम शुरू किया था। मेरे पास हमको याद है 16 में छोटा-सा कैमरा था मेरे पास, निकॉन का, उससे क्रॉप सेंसर होता था। तो एक फ़ोन आया, ऐसे ही मेरे मेरे पेज पे आया, मैसेज आया कि आई एम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ यूपी टूरिज़्म, गिव अ कॉल व्हेन प्लानिंग टू विजिट न्यू। देखिए, मतलब आप ऑनलाइन जो यूं रील बना के डालते रहते हैं ना, रील नहीं, अब फील वाला काम कीजिए, तो ऐसे कोई भी डिप्टी डायरेक्टर आ जाएगा। ठीक है? तो मेरे पास आया, तो हम सोचे कि फेक होगा, और उसमें नंबर था। और तो कुछ दिन बाद हमको आगरा जाना था। हम लोग की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हम सोचे कि ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो हम उनको फ़ोन किए कि आगरा हमको घूमने का प्लान कर रहे हैं और अगल-बगल जो भी है हेरिटेज जगह है, वो भी हम ट्रैवल करेंगे। तो और वो लिटरली था, उन्होंने तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म ऑफिसर, उनसे लाइन अप करवा दिया। और उसके बाद मतलब वहाँ पे स्पॉन्सर्ड होते गई सब कुछ चीजें। स्पॉन्सर्ड होते गई, चीज़ें वाह! धीरे-धीरे ऐसे बढ़ती गई। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। तो देखिए, ये सब प्रेरणा है। आप निकलेंगे और ऐसी चीजें करते जाएंगे, क्या पता क्योंकि कांचा अभी बादाम एक दिन हिट हो जाता है। कि ये जैसे तो वैसा है ना दौर, क्या पता आपकी एक तस्वीर जो है किले से खींची हुई किसी खास एंगल से, हो सकता है कि पीताम्बरा पीठ आप जाएं और सामने के किले को आप बढ़िया से क्लिक कर लें एक दिन किसी शाम को, डूबती शाम में, और वो किसी को पसंद आ जाए। एग्जैक्टली यही चीज़ है। जैसे अभी आईआईडीबी हुआ, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, तो वेनिस में ले जा रहे हैं, तो उसमें 9 फोटोग्राफ्स मेरे थे और सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स मेरे, इंडिया के सिर्फ 2 फोटोग्राफर थे, उसमें से एक मेरा था। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य होता है कि आप प्राइम मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो बहुत चीज़ें ऐसे बढ़िया। अभी बढ़ती प्राइम मिनिस्टर ने इनकी तस्वीर को ट्वीट किया है, अभी चीज़ें ऐसे बढ़ती जाती हैं। अच्छा, वो तो छुपा गए। छुट्टी कैसे छुट्टी। मैनेज होते हैं आप दोनों की? मेरी नौकरी की 12 साल हो गए। हाँ। 29 फरवरी को 2048 को रिटायर, कल में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 24 साल बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे। 12 साल में
सरकारी में जानते हैं, आप भी जानते हैं, 30 ईएल मिलता है। 12 साल से 360 ईएल होना चाहिए, मेरे पास 30 ईएल नहीं है। तो ये था। और दिल्ली में हमारे जो सीनियर रहे, शुरू में तो थोड़ा-सा लगता था कि क्योंकि आप आपसे जैसे जान-पहचान लोगों से मिलते हैं तो थोड़ा-सा किसी-किसी को जलन होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं। 10 अगर लोग हैं तो उसमें से 1-2 ही बुरे होंगे, 9 अच्छे होंगे तो वो प्रमोट करते हैं कि जाओ हम देखेंगे। तो मिलते गए, अब आपका ईएल है, हम ईएल खत्म कर रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि हमको लग्जरी रहना है, रहने का छोटा-सा टाइम मिल जाता है। एक टेंट हाउस लेके निकलते थे हम लोग। इस देश में घूमना तो सस्ता है, इसमें तो, और खास तौर पे ट्रेनों से घूमना तो बहुत ही सस्ता है। सब कुछ अब 20 रुपए में आप किसी ढाबा को दीजिए, टेंट लगाइए, वहां सो जाइए। सुरक्षित ऐसा कहीं नहीं है, सुरक्षा नहीं है। ये आप अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बस ये चीज है। अच्छा, आप दोनों ये जो हैं, एक बहुत सुंदर बच्ची के पिता भी हैं और वो भी साथ साथ घूम रही है। तो जो जिसको भी ये लगता है कि उम्र तो कटी इसके सारी, इसके बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में का खाक मुसलमान होंगे, तो ये मत सोचिए, जब ही निकलेंगे तभी हो जाएंगे। आप शुरू कीजिए, आपका जज्बा ईमानदार होना चाहिए, तो रास्ता बन जाएगा। गार्गी, आपको क्या लगता है? देखिए ये जो सब लोग कह रहे हैं ना, आप अगर ग्वालियर से शुरू करती है तो चंबल की एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना हमारे हाँ, दिमाग में, तो एक चम- महिला ट्रेवल कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल आता है। हम लोग 2016 से लगभग प्रॉपर्ली प्लान कर रहे हैं और हम लोग पहली बार जगदलपुर भी गए थे। ये हर जगह क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सारे यंग, क्योंकि हम लोग सारे यंग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, आपको ये लगेगा कि शायद रास्ता मुश्किल है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप अपनी अपनी चीज़ों में भरोसा रखेंगे ना, तो लोग आपको मिल ही जाएँगे जो सपोर्ट करेंगे। जैसे हमने कहा कि यूपी टूरिज़्म में मिल गए, बिहार में भी कोई बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें मिली हमें, जहाँ हमें वहाँ के लिए सपोर्ट के लिए मिल गए। मध्य प्रदेश में भी मिल गए। और रही बात सेफ्टी की, तो अभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ है हम लोग के साथ। देश के किसी भी जगह पे, किसी भी प्रदेश में हम लोग अपनी गाड़ी में भी सो गए हों, लेकिन अनसेफ लगने जैसी चीज़ कभी नहीं हुई है आज तक, टच वुड। ये देश बहुत ही जेनरस है, बहुत उदार है। आपको कहीं भी किसी कोने में चले जाइए, आपको सहृदय लगाएगा अपने सीने से। बस आपको उनकी भावनाओं की कदर करनी है, आपको उनका हो जाना है। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप किसी का हो जाइए, तो जिस जगह होइए जाइए, उस जगह के हो जाइए, वो भी आपको अपना बना लेंगे। और फिर अनसेफ जैसी जगह, कोई मुश्किल जैसी जगह, कुछ ना ढूंढ पाने जैसी जगह रह ही नहीं जाएगी। हम लोगों को भी वहाँ के लोकल लोगों ने ही पहुँचाया है। कई बार खाना नहीं मिला, बच्चे का दूध नहीं मिला, किसी लोकल लोगों ने पहुँचा दिया है, दे दिया है। तो आप अपनी किसी भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ ट्रैवल, लिटरेचर, पोएट्री, सिंगिंग, आप अपनी किसी भी चीज़ में भरोसा अगर रखते हैं ना, आपको लोग मिल जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आस-पास से। थैंक यू मनीष और गार्गी और रंजन भैया। मैं कहता हूँ कि बौद्धिकता को अगर इस तरह के युवाओं का रचनात्मक साथ मिल जाए, इस तरीके का उत्साही साथ मिल जाए और इस तरीके का दिशा निर्देशन मिल जाए अपने सीनियर्स की तरफ से, तो निश्चित ही उस देश की सांस्कृतिक विरासत बहुत अच्छे तरीके से अक्षुण्ण भी रहेगी और पीढ़ियों को पास ऑन भी होगी। आपसे आग्रह है कि अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए यात्राओं पे निकलिए और कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मनुष्य योनि मिला है तो कम से कम खाना, घूमना, बकवास करना और सो जाना तक नहीं है, कुछ बेहतर कर जाएं। शायद इस सत्र की यही खासियत होगी। एक प्रश्न है तिवारी जी की तरफ से। सबसे अच्छा क्या लगा बुंदेलखंड में आप घूमे? कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी आपको? एकदम कट टू कट बता दीजिए। ललितपुर, अगर आप देखा जाए, ललितपुर सबसे वाह, खूबसूरत है। ललितपुर से ही है। और मेरा भी निजी तौर पे देखा जाए तो मुझे भी लगता है कि ललितपुर मतलब बहुत खराब स्टेटमेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे अभागा पुत्र है जिसको ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ललितपुर को, जहाँ इतनी सारी विरासत छुपी हुई है, उसको ढंग से एक्सप्लोर किया जाना भी बहुत बाकी है, बहुत पिछड़ा बना हुआ है। और मैं जितना देखता हूँ लगता है अफसोस है उस शहर का। अगला वीएलएफ ललितपुर में करते हैं और ललितपुर में एक गारंटी मैं दे सकता हूं अपने अनुभव से कि कम से कम वहां ऑडिटोरियम के बाहर लोग नहीं दिखेंगे, ऑडिटोरियम के भीतर दिखेंगे। ललितपुर में ये युवाओं में देखता हूं मैं। और अगर आपको ये बुरा लगता है तो लगना चाहिए, क्योंकि खराब बात, बहुत दूर दूर से नहीं, सहज का प्रताप मुन्ना जी, से लोग ला रहे ये हैं। जितने बैठे हैं ना, राष्ट्र इनकी पूजा करता है। बिल्कुल, ये है, झांसी यही एक चंद्रमा अंधकार को दूर करता है। झांसी इतने की- चंद्रमा बैठे मैं कह रहा हूं, हैं। झांसी की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है, जो स्टेशन पे उतरिए और 3-3 साहित्यकारों की मूर्तियां, और किसी की नेताओं की नहीं, किसी चीज की, 3-3 साहित्यकारों की मूर्तियां, मुझे लगता है और किसी स्टेशन के बाहर ऐसा होता होगा, झांसी में वो है। और वो चीज थोड़ा सा अपने भीतर बस लाना है। आज मोबाइल के जमाने में मैं तो प्रताप जी को धन्यवाद दूंगा। प्रताप जी ने कितना श्रम किया होगा
और मैं उनके श्रम को प्रणाम करता हूं कि आज बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ नई चीज नहीं बोलेंगे, वही चीज बोलेंगे, तो उसके पास यूट्यूब पर, गूगल पर सब अवेलेबल है। बच्चा दिन भर लैपटॉप पर, मोबाइल पर लगा रह रहा है, लेकिन बुंदेलखंड की इस विरासत को और इस धरोहर को, अपने संस्कृति को, अपनी परंपरा को संभालने के लिए जो श्रम नेपथ्य से प्रताप जी कर रहे हैं, वो धन्य है। और हम इनको प्रणाम करते हैं जिन्होंने सुना। और मुझे पता है कि वहां से उठ के कब आप यहां पहुंचते हैं पता नहीं चलता है। जीवन की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। यात्रा पर एक लाइन बस बोल के खत्म करूंगा। राम अपनी यात्रा किए, अयोध्या से निकले तो राजकुमार थे। यात्रा किए, 14 वर्ष की यात्रा किए, लौटे तो न राजा थे न राजकुमार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। ये जो आपकी यात्रा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और आपसे निवेदन है कि इस यात्रा में विभिन्न विसंगतियों में थके होने के बावजूद भी, श्रम का बोझ मस्तिष्क पर होने के बावजूद भी 10 पेज रोज जरूर पढ़िए और 1 पेज जरूर लिखिए। ये आपसे निवेदन है। बस इतना ही आपसे निवेदन है। अंतिम भाग धन्यवाद। करके मैं कह देता हूँ कि जब हम संस्कृति में बात कर रहे थे, रेमंड विलियम्स एक थिंकर हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ। वो जीवन जीने की विशेष पद्धति आपको खुद तलाशना है, और जिस दिन तलाश लेंगे वो शायद बेहतर हो जाएगी। अगले सत्र के लिए आप लोग को आमंत्रित करता हूं मैं, और अपना साथ बनाए रखिए। शुक्रिया बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल, शुक्रिया प्रताप और उनकी टीम, ज्योति, अनमोल, सारे दोस्त।